friends, today in this video we will study our third topic, solution of linear partial differential equations by direct integration from the paper partial differential equation. First definition, solution or integral of a linear partial differential equation. सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है? सॉल्यूशन वर्ड यूज करें या हम इंटीग्रल वर्ड यूज करें, डिफरेंशियल इक्वेशंस के केस में दोनों का ही मीनिंग सेम होता है। तो सॉल्यूशन क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड which satisfies the given partial differential equation, कि आपकी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनके बीच में एनी रिलेशन जो आपकी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन और इंटीग्रल। बस ध्यान आपने क्या रखना है कि सॉल्यूशन में वेरिएबल्स तो सभी इन्वॉल्व होंगे बट कोई भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होगा। रिमार्क, to solve the linear partial differential equation by direct integration, we will have the arbitrary function of variable kept constant in integration in place of constant of integration। क्या मीनिंग है आपका? जब आप सिंपल ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के केस में इंटीग्रेशन करते थे तो जैसे ही आप इंटीग्रेशन करते थे प्लस में C1, C2 ऐसे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स लिख देते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक सिंगल वेरिएबल ही था। बस अब यहाँ पर आपने एक मेन बात क्या याद रखनी है कि जब आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हैं तब आपके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 होते हैं। ठीक है, आप अपनी बुक में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हो, तो जब आप किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम अपने दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कांस्टेंट सपोज कर चलते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जब भी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं या पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं तब आप किसी भी फंक्शन में डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो तब आप अपने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू चाहे आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं या पार्शियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आप दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या मानकर चलते हैं? कांस्टेंट। तो अब यहाँ पर जब वो इंटीग्रेशन, मान लो x और y दो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, मैं अगर x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करूंगी तो वो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है ना इंटीग्रेशन का, उसे C1 ना लिख के फंक्शन ऑफ y लिखूंगी क्योंकि y कांस्टेंट मान रहे हैं हम। ऐसे ही जब मैं y के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करूंगी तो जो x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो कांस्टेंट है तो फंक्शन ऑफ x को अपना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज करूंगी। अब इसे हम जरा क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है आपका? करली स्क्वायर u बाय करली x करली t इज इक्वल टू e की पावर माइनस टी कॉस एक्स। अब हमें इसे सिंपल इंटीग्रेशन करके आपने सॉल्यूशन निकालना है। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर का, क्या आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो? आपने इसे ऐसे ही निकाला है ना, करली u बाय करली t का दोबारा विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव कर दो तो ये आपका करली स्क्वायर u बाय करली x करली t बन जाता है। लिखा हमने बाकी एज इट इज। अब मुझे एक एक करके पार्शियल डेरिवेटिव्स रिमूव करने हैं, तो जब मुझे सबसे पहले ये रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगी? इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर रही हूं तो दूसरा जो आपका वेरिएबल t है उसे मैं क्या मान के चल रही हूँ? कांस्टेंट। अब जरा देखो, मैंने जब इसका इंटीग्रेशन करा विद रिस्पेक्ट टू x तो ये डेरिवेटिव तो कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बच गया। अब मुझे इसका विद रिस्पेक्ट टू x क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो e की माइनस t, t को कांस्टेंट मान के चल रहे हो एज इट इज,
कॉस का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन साइन। अब प्लस में आपने C1 लिखना था, लेकिन यहाँ C1 ना लिखकर ये कांस्टेंट वाला फंक्शन है, यहाँ पे आप एफ ऑफ टी लिखो, फाई टी लिखो, जी ऑफ टी लिखो, कुछ भी यूज कर सकते हो नोटेशन। बस जो नोटेशन आप यूज करो वो गिवन स्टेटमेंट में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। चलो अब सेकेंड स्टेप पर आते हैं। अब यहाँ पर ये है, आपने ये पार्शियल डेरिवेटिव हटाना है, तो अब आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे, टी। तो अब आपका एक्स क्या ट्रीट होगा, एज ए कांस्टेंट। तो देखो मैंने इसका जब विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन करा तो यू बन गया। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन कर रही हूँ तो साइन एक्स कॉन्स्टेंट एज इट इज, ई की माइनस टी का क्या हो गया, माइनस ई की माइनस टी। अब फाई टी का विद रिस्पेक्ट टू टी जो इंटीग्रेशन है वो सिर्फ हम इंटीग्रेशन का साइन लगाकर ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है कि फाई टी जो फंक्शन है उसकी एग्जैक्ट फॉर्म क्या है। प्लस में अब आपका C2 आना था, लेकिन यहाँ पर आप विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपका कांस्टेंट फंक्शन क्या हो गया, एक्स। तो आपको एनी फंक्शन ऑफ एक्स लिखना है, आपका जो मन करे आप वो नोटेशन यहाँ यूज कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, फाई लिखा, साई यूज करो, कुछ भी यूज कर सकते हैं। बस फॉर सिंप्लीफिकेशन इसने नेक्स्ट स्टेप में इस इंटीग्रेशन को एनी फंक्शन ऑफ टी रिप्लेस कर दिया। आप ना भी रिप्लेस करें तो ये जो एक्सप्रेशन आया है इसमें कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, यही आपका क्या है, सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, curly square z by curly y square minus z is equal to 0, given that when y is equal to 0 z की वैल्यू क्या है, e की पावर x, और curly z by curly y की वैल्यू है e की पावर माइनस x। ये आपको इनिशियल कंडीशंस गिवन है, आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद इनको यूज करना है। अब एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप 2 टाइम्स इंटीग्रेट भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना है आपने कि इस इक्वेशन में आपका x वेरिएबल इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा है, तो हम इस पार्ट को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अब जरा ध्यान से देखो, ये जो मेथड मैं यहाँ यूज कर रही हूँ, अभी लेटर ऑन एक अलग चैप्टर में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं तुम्हें यहाँ इसे ब्रीफली आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के पेपर से कनेक्ट करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्या है देखो, करली स्क्वायर जेड बाय करली वाई स्क्वायर है। अब वहां पर आप याद करो जो आपका ऐसे ही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का चैप्टर था, जब आप उन्हें पढ़ रहे थे तो वहां पर आपका क्या होता था, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो आप d बाई डी एक्स को कैपिटल D सपोज कर लेते थे तो ये क्या बन जाता था, d स्क्वायर। एज ए सिमिलर अब ये करली स्क्वायर z बाय करली वाई स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो मैंने इसे पुट करा d स्क्वायर, और दोनों में से z कॉमन रख के मैंने -1, d की वैल्यू आ गई +-1। बिल्कुल वहां जैसे हम लिखते थे अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैंने वैसे ही लिखा। राइट हैंड साइड पर 0 है इसलिए पी नहीं आएगा। ये मैंने आपके कंफर्टेबल के लिए यहाँ एक्सप्लेन करा है। अब देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ये इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम यूं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में x इन्वॉल्व नहीं हो रहा, आप जो भी इंटीग्रेट कर रहे हो वो विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो। जब विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपका जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो आपका फंक्शन हो जाएगा x का। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, C1 की जगह फाई1, C2 की जगह साई, फाई1 फाई2 यूज कर लो, एफ एक्स जी एक्स यूज कर लो। आप कुछ भी यहाँ नोटेशन यूज कर सकते हो कि हमने लिखने का तरीका वही यूज करा ओडी से, बस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ एक्स ले लिए। अब हम अपनी जो गिवन इनिशियल कंडीशन है उनका यूज करते हैं। क्या गिवन है कि y की वैल्यू अगर 0 है तो z की वैल्यू क्या है, e की पावर x। तो पुट करो y को 0, e की पावर 0 1, e की पावर -0 1, और z की वैल्यू क्या पुट कर दूं, e की x। तो z की जगह देखो मैंने e की x लिखा, फाई x एज इट इज, e की पावर 0 हो गया 1, फाई x साई x एज इट इज, e की -0 हो गया 1। एक इक्वेशन आ गई।
अब दूसरी जो इक्वेशन आपको गिवन है वो ये गिवन है कि y की वैल्यू 0 है जब करली z बाय करली y e की पावर माइनस x है। तो मैंने करली z बाय करली y पहले कैलकुलेट कर लिया। अब जरा देखो इसका डेरिवेटिव करें, 5x तो कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि आप पार्शियल डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या लेकर चलोगे? कांस्टेंट। e की y का इंटीग्रेशन e की y, साई एक्स प्लस में कांस्टेंट, e की माइनस y का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस e की माइनस y। अब क्या करें, इसमें दूसरी कंडीशंस पुट कर दें, y को 0 और करली z बाय करली y को e की माइनस x पुट करो। तो आपका करली z बाय करली y की जगह आ गया e की माइनस x, 5x एज इट इज e की पावर 0 1 माइनस के साई एक्स एज इट इज e की पावर माइनस 0 1। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन सेकेंड को सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट करके आप अपना फाई और साई कैलकुलेट कर सकते हो, ये वैल्यू आई। ये फॉर्मूले मैंने आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के पेपर में भी एक्सप्लेन करे हैं। आपने नंबर थ्योरी और ट्रिग्नोमेट्री का जो पेपर पढ़ा सेकेंड सेमेस्टर में उसमें भी पढ़े हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस। क्या होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, यहाँ पे फंक्शन साइन एच है, सिर्फ उसका एंगल एक्स है। आपको इसे इससे कंफ्यूज नहीं कर देना है कि साइन का एंगल एच एक्स है। ऐसे यहाँ पर कोस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस एच फंक्शन है और उसका एंगल क्या है? एक्स। कैसे याद रखना है आपने ये फंक्शन? ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स बाय टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है, ई की एक्स माइनस ई की एक्स माइनस एक्स बाय टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये फाई और साई की वैल्यूज आपके जो सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करा था उसमें आप पुट कर देंगे, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पर बस आपने एक पॉइंट नोट करना है कि अगर इसने सिर्फ आपसे सॉल्यूशन पूछा है तो आपका ये स्टेप कंप्लीट हो गया, जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। यहाँ एडिशनल ये कंडीशंस आपको गिवन थी, इसलिए हमने आपने जो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे इंटीग्रेशन के, इनकी भी वैल्यूज निकाल के इनको क्या कर दिया है? रिप्लेस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे सॉल्व करने पर भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आपके फंक्शन ऑफ एक्स ही आए हैं। थैंक यू।